प्यारे बच्चों, सभी के लिए नमस्कार। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए खास ये वीडियो बनाई जा रही है और आपके अपने चैनल बेस्ट स्टडी हब पे जो काफ़ी वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर है, चाहे वो जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ओएसिस स्कूल का एग्ज़ाम हो, विभिन्न प्रकार के स्कूल के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसकी हम लोग तैयारी वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर करवाते हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में या सैनिक स्कूल में दोनों का सिलेबस कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। तो उसमें आप जानते हो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल स्टडीज़ उसमें आ जाती हैं, जनरल साइंस भी उसमें है। तो हम जनरल साइंस के जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करने का प्रयास करेंगे और जैसे जैसे हम प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से आप पेन और कॉपी लेके साथ में बैठिए, उसको आप नोट कीजिए, ठीक है। क्योंकि समझ करके लिखा हुआ जो आपने समझा, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपने समझा, उसको आपने नोट कर लिया, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपने ध्यान से उसको समझा है तो पूरी डेडिकेशन के साथ में, क्योंकि आपका समर्पण भाव बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग बिल्कुल डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। हम लोग जनरल साइंस पढ़ेंगे यहाँ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। कक्षा 9वीं में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है 9 के प्रवेश के लिए, वहाँ हम इसकी बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले फोर्स एंड प्रेशर, ये आपका पहला टॉपिक है जनरल साइंस का जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। फोर्स एंड प्रेशर, हिंदी में इसको बोलते हैं बल और दाब बोलते हैं। फोर्स एंड प्रेशर की बात करें, जो हमने लिखा है उसका सबसे पहले आप लोगों को मतलब जान लेना चाहिए कि उसका मतलब क्या है एक्चुअल में। फोर्स का मतलब क्या है, देखो जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ना है। फोर्स का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करें अर्थात धक्का दें या पुल करें अर्थात खींचें, तो उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो चेंज हो जाती है, ठीक है। उसकी पोजीशन क्या है, उसकी वो चेंज हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स क्या है, फोर्स इज द पुश और पुल विच चेंजेस द पोजीशन ऑफ ए बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको पुश कर रहे हैं अर्थात धक्का दे रहे हैं या फिर हम उसको पुल कर रहे हैं अर्थात उसको खींच रहे हैं, तो खींचने से और धक्का देने से उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और इसी को फोर्स बोलते हैं। बल देना, ठीक है, ताकत लगाना। और समझ भाई, देखो जैसे आप मान के चलो, ये आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने पुश किया, धक्का दिया, देखो आगे आगे सरक गया, इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अब मैंने इसको पकड़ के खींचा, पुल किया, तो पुश पुल, ठीक है, पुश एंड पुल। तो आप देख पा रहे हैं ये हिल रहा है अर्थात अपनी पोजीशन को बदल रहा है, चेंज कर रहा है, तो यही तो फोर्स है, इसी को तो हम फोर्स बोलते हैं। इस फोर्स की यूनिट के बारे में बात करते हैं कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, ठीक है। देखिए बच्चों, फोर्स की जो यूनिट है वो दो टाइप में है। यूनिट का मतलब मापने वाली इकाई, जैसे कि आप दुकान पे जाते हो चीनी लेने के लिए, शक्कर लेने के लिए, तो आप क्या बोलते हो कि आप 1 किलोग्राम शक्कर दे दीजिए, 1 लीटर तेल दे दीजिए, 1 लीटर दूध दे दीजिए। तो ये मापने की इकाइयाँ हैं। लिक्विड चीज़ों को हम लीटर में मापते हैं और सॉलिड चीज़ों को हम किलोग्राम में मापते हैं। जिस प्रकार हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, तो जो फोर्स है उसको भी नापने के लिए कोई यूनिट होनी चाहिए, उसके लिए भी तो कोई ना कोई यूनिट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो जैसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली चीज़ें, शक्कर, चीनी वगैरह वगैरह, इसको किलोग्राम में मापते हैं। ऐसी लिक्विड चीज़ों को, तेल को, दूध को, इनको हम लीटर में मापते हैं। तो ऐसी फोर्स की भी कोई यूनिट होती है, उसको मापने की जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं मापने की इकाई को, कि भाई ये यूनिट है, उसकी इकाई क्या है, ठीक है। अब ये इकाइयाँ दो प्रकार की होती हैं भाई, या तो आप 1 किलोग्राम चीनी लोगे या फिर आप 500 ग्राम। तो 1 किलोग्राम है और 1 ग्राम है, तो किलोग्राम जो है वो बड़ी यूनिट है और ग्राम जो है वो छोटी यूनिट है। सेम ऐसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे। एक होती है बच्चों एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड कि इंटरनेशनल लेवल पर सारे देशों में सब जगह वो बराबर है। 1 किलोग्राम, यहाँ भी जो चीज़ 1 किलोग्राम है वो अमेरिका के अंदर भी 1 किलोग्राम ही होगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ कोई चीज़ ग्राम में दे रखी तो वहाँ भी ग्राम में होगी। जो एसआई यूनिट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एसआई यूनिट क्या है फोर्स की, किसको किस में मापते हैं, न्यूटन में। फोर्स को किस में मापते हैं, न्यूटन में। इसको एन से लिखते हैं, ये एन लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। एक होती है सीजीएस यूनिट, जैसे मैंने कहा कि एक तो किलोग्राम में मापते हैं, एक ग्राम में।
तो ऐसी एक तो जो एसआई यूनिट है वो तो होगी न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी कि छोटी इकाइयाँ। जैसे मिनट को हमने सेकंड में बदल दिया, किलोग्राम को ग्राम में बदल दिया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया, तो छोटी यूनिट होगी ना। तो जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये डाइन और न्यूटन में रिलेशन क्या है, यानी कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। चलो यहाँ समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो एक न्यूटन की मैं बात करूँ, ठीक है, एक न्यूटन में कैसे लिखूंगा मैं कि भाई किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब ये तो क्या है, ये है एसआई यूनिट, ये क्या है बच्चों, एसआई यूनिट। अब हमें इसको बदलना किस में है, सीजीएस में। किस में बदलना है, सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में। कुछ नहीं करना, जहाँ किलोग्राम नजर आए वहाँ ग्राम कर देंगे, जहाँ मीटर नजर आए वहाँ सेंटीमीटर कर देंगे। देखिए, एक न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, आप कहोगे जी 1000 ग्राम, 1 2 3 1000 ग्राम, ठीक है। उसके बाद में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आप कहोगे जी 100 सेंटीमीटर। उसके बाद में सेकंड स्क्वायर, सेकंड को एज इट इज रखेंगे क्योंकि सीजीएस में सेकंड एज इट इज है, सेकंड स्क्वायर को हमने एज इट इज लिख लिया। अब देखो, इस 1000 को क्या मैं 10 की पावर 3 कर सकता हूँ, देखो 10 की पावर 3, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो ये भी तो 1000 ही आया, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इस 100 को लिख दिया 10 की पावर 2 और पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया। अब देखो, अब बेस सेम है बच्चों, ये 10 यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और मल्टीप्लाई है। जब बेस सेम हो तो दोनों पावर जुड़ जाती हैं, ये पावर, तो कि बेस दोनों का सेम है ना। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 10 की पावर 3 गुणा में 10 की पावर 2, तो ये बेस सेम है, तो बेस को तो हम एज इट इज लिखेंगे 10, पावर कितनी, 3 यहाँ है और 2 यहाँ, दोनों जुड़ जाएंगी, 3 + 2, तो यहाँ कितनी हो गई पावर, 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 होगी पर सेकंड स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। बात समझ में आई, 10 की पावर 5 का मतलब होता है 1 लाख। 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 लाख डाइन, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई, 1 न्यूटन में कितने डाइन, 1 लाख डाइन। देखो ये चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, ये कोई एक्स पोजीशन दी हुई है, कोई एक्स जगह है, इस पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका नाम मान लेते हैं ए। जैसे ही हम इसको धक्का देते हैं, देखो तीर के निशान मैंने कर रहा हूँ, धक्का मारते हैं तो ये अपनी पोजीशन, ये खिसक करके कहाँ चलेगी, ये ए, ये यहाँ चलेगी, ए अब यहाँ आ गई, तो कौन सी पोजीशन, ये वाई पे आ गई, और धक्का मारेंगे तो ये जेड पे आ जाएगी। तो कहने का मतलब फोर्स क्या है, हम पुश करें या पुल करें तो उससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, उसकी स्थिति बदल जाती है, ये होता है फोर्स। अब हम बात करते हैं फोर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। बेसिकली फोर्स 2 टाइप के हैं, एक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट, मान के चलो मैं इस हाथ से इस हाथ के ऊपर ऐसे दबाव लगा रहा हूँ, दबाव दोनों कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, दोनों कॉन्टैक्ट में, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक दूर से किसी चीज़ को मैं उसको टच भी नहीं कर रहा, लेकिन दूर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ और आगे वाला हाथ खिसक रहा है, देखो ऐसे, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे कि आपने देखा है मैग्नेट, चुंबक क्या करती है, लोहे को दूर से खींच लेती है अपनी तरफ, ठीक है, बात समझ आई। तो दूर से खींच रही है, इसका मतलब दूर से ही वो फोर्स लगा रही है, तो कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रही है, लेकिन दूर से ही लगा रही है वो, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। 2 फोर्स की अब हम बात करते हैं क्या क्या है वो, बात समझ में आ गई। कॉन्टैक्ट फोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसकी हम बात करते हैं, तो कॉन्टैक्ट फोर्स में लिखा हुआ है द फोर्स दैट अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट मेकिंग कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ये तो एक जनरल डेफिनेशन है, मतलब जानिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब कोई 2 ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, कोई 2 ऑब्जेक्ट, मान लीजिए इसकी बात करते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट में है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। अगर कॉन्टैक्ट नहीं है, दूर से ये एक दूसरे पर फोर्स डाल रहे हैं, जैसे ये दूर से ही अगर बिना इसको छुए, बिना टच करे इसको फोर्स डाले, इसको पीछे धकेल रहा है बिना छुए, तो कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा इसमें, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट ऐसे करके मैंने इसको किया तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। बात समझ में आई, ठीक है, बेसिक समझते हैं, बेसिक बिल्कुल। तो कॉन्टैक्ट फोर्स की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जहां कॉन्टैक्ट हो किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, मान के चलो एक ये ऑब्जेक्ट इस हाथ के ऊपर दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही कॉन्टैक्ट बना के, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। ये कॉन्टैक्ट फोर्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मस्कुलर फोर्स और एक होता है फ्रिक्शन फोर्स। मस्कुलर फोर्स जो हमारी मसल से, हमारी बॉडी जो है मसल से बनी हुई है, ठीक है। तो कोई एनिमल है,
चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस हो, कोई भी हो सकता है। तो एनिमल्स की बॉडी में भी क्या है, मसल्स हैं, और हमारी बॉडी ह्यूमन बीइंग की जो है वो भी मसल्स हैं। तो हमारी बॉडी है वो भी मसल से मिलकर बनी हुई है, और जो एनिमल्स की बॉडी है वो भी मसल से मिलकर बनी हुई है। तो मसल्स जो फोर्स लगा रही हैं, जैसे कि इस पेन को मैंने पकड़ा हुआ है, ये मार्कर मेरे हाथ में है, ऐसे मैंने पकड़ा हुआ है, इसको नज़र आ रहा है आपको, ये भी एक, इसको पकड़ना भी एक टाइप का फोर्स है। किसी चीज़ को हम रन करते हैं, हम घूमते हैं, हम फिरते हैं, ठीक है, चलते हैं, ठीक है, तो हम क्लाइंबिंग, पेड़ के ऊपर चढ़ना, रनिंग, भागना, जंप करना, कूदना, तो जैसे मूवमेंट हो रही, मैं यहाँ से और मैं ऐसे यहाँ पहुँच गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी मस्कुलर फोर्स में, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं वो मसल्स फोर्स लगा रही हैं, वो मसल्स जोर लगा रही है, तभी हम लोग चल फिर पा रहे हैं। तो ये होते हैं मस्कुलर फोर्स। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स के एक्शन से जो फोर्स लगे उसको हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। और मसल्स किस में, या तो एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग के लिए। देखो एग्जांपल, वॉकिंग, चलना, जंपिंग, कूदना, क्लाइंबिंग, पेड़ के ऊपर चढ़ना, और रनिंग अर्थात भागना दौड़ना, ये सारे मस्कुलर फोर्स। और मस्कुलर फोर्स किसका एग्जांपल है, किसका उदाहरण है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। फ्रिक्शन का मतलब एक्चुअली में मैं बताऊं आपको, फ्रिक्शन का मतलब एक घिसना, ठीक है, शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, जो घिसना, जैसे मेरी ये दोनों हाथ ऐसे घिस रहे हैं, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। जहाँ भी घिसने की बात हो रही है, इसको हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, घर्षण बल। तो जो घर्षण बल है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो ये भी घर्षण, अरे हाथ ऐसे करके थोड़े ना घिसेंगे, हाथ घिसने के लिए हमें जरूरी है कि ऐसे करके हमारे हाथों का दोनों कांटेक्ट बने, तभी तो ये कांटेक्ट फोर्स है, इसका नाम कांटेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट भी और ये वाला ऑब्जेक्ट भी, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए तो वो कांटेक्ट फोर्स है, इस तरीके से, ठीक है, वो कांटेक्ट फोर्स होगा। अब फ्रिक्शन फोर्स की मैं आपको बताने वाला हूँ। फ्रिक्शन फोर्स है क्या? Friction is the force that oppose the motion between any surfaces that are in contact with one another। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप नोट्स बनाने के पर्पज से लिख सकते हो। समझा मैं जो रहा हूँ आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी है। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, देखिए मैं दो ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है मेरे पास और दूसरा ऑब्जेक्ट ये मार्कर है। ये दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है और ये एक दूसरे से मोशन में, जैसे कि आप इस तरीके से, मैं इसको पकड़ता हूँ एक हाथ में, एक मेरा हाथ है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मोशन हो, तो ये मोशन रुक रही है, ये एक दूसरे को घिस रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से रगड़ खाने से, एक दूसरे को रगड़ने से ये क्या हो रहा है, एक दूसरे की मोशन को ये रोक रहे हैं, अर्थात ये आपस में इस तरीके से कॉन्टैक्ट बना रहे हैं कि दोनों में क्या है, मूवमेंट ना हो, ये मोशन को रोक रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, यही तो लिखा हुआ है। वो फोर्स जो अपोज करते हैं मोशन को, मोशन किन के बीच में हो रही है, बिटवीन एनी सरफेसेस दैट आर इन कांटेक्ट, कोई भी दो सरफेस जो आपस में कांटेक्ट में है और वो आपस में उनमें मोशन को रोकने वाला जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात योग्य ये है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम चल फिर भी नहीं सकते। एक तरफ फ्रिक्शन मोशन को रोक भी रहा है, दूसरी तरफ अगर सब कुछ इतना चिकना हो जाए कि हम उस पर चल ही ना पाए, हम लोग जो चल पाते हैं तो चलना भी एक फ्रिक्शन का एग्जाम्पल है। जब चल पाते भी तो हमारे पैर ऐसे ज़मीन पर टिके, ठीक है, इस तरीके से पैर ज़मीन पर हमारा टिका, उसके बाद फिर हमने अगला कदम रखा, तो वो मोशन रुकी है तभी तो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। हल्की सी रुकने के बाद जब एक कदम रुकेगा तभी तो अगला कदम आगे रखेंगे। तो ये हमारी मोशन के लिए ज़रूरी है। एक तरफ ये ऑब्जेक्ट की मोशन को रोक भी रहा है, लेकिन हमारी जो मोशन हो रही है वो फ्रिक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है। देखिए फ्रिक्शन की मैं आपको और बताता हूँ टाइप क्या क्या है। फ्रिक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे कि ये एक सरफेस है, रेड कलर से जो बनी हुई ये सरफेस है, और इस सरफेस पे ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया है एक्स मान लो इसका नाम, ठीक है। और ये जो सरफेस है, ये रेड कलर वाली जो सरफेस दी हुई है, ये वाली जो सरफेस है, ये सारी सरफेस है। इस सरफेस के ऊपर, इस फर्श के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे धक्का मारा, लेकिन इसमें क्या है, मोशन नहीं हुई, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए कि इतने बड़ा पत्थर का इतना बड़ा सारा टुकड़ा है और हम उसको धक्का मार के उसको आगे खिसकाने की कोशिश कर रहे हैं, और टुकड़ा वो इतना बड़ा है कि उसमें धक्का लग ही नहीं पा रहा है आगे, तो क्या उसमें मोशन होगी? क्या वो पत्थर आगे चल पाएगा? नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें वजन ही बहुत ज़्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब एक जगह रुका हुआ,
उस पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा हुआ है कि वो आगे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जहाँ भी मोशन ना हो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, और जहाँ मोशन हो वहाँ बोलते हैं हम काइनेटिक। जब भी मूवमेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं काइनेटिक। ठीक है, जो एनर्जी लगती है उसमें वो काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक मतलब मूवमेंट करना, चलना फिरना, और स्टैटिक मतलब एक ही जगह पर रुके रहना। ठीक है, एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोल मतलब घूमते हुए चलना। जैसे कि ये मार्कर है और इस मार्कर को देखो ये रोल कर रहा है ऐसे। ठीक है, देखो मार्कर आप तो घूमते हुए नजर आ रहा होगा आपको ऐसे, है ना। ये रोल कर रहा है मार्कर, देखो। ठीक है, रोल कर रहा है इस पे, इस तरीके से देखो। ये बोर्ड है और इस बोर्ड पे ये मार्कर ऐसे रोल कर रहा है, आगे की तरफ ऐसे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। जब रोलिंग मोशन हुई है, ऐसा फ्रिक्शन जिससे रोलिंग मोशन हो, मतलब फ्रिक्शन लग रही है लेकिन ये रोल करता हुआ जा रहा है, अगर आगे घूमता हुआ जा रहा है रोल करता हुआ, तो इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ऐसा फ्रिक्शन जिसकी वजह से रोलिंग मोशन हो, रोलिंग मूवमेंट हो, मतलब कोई चीज़ घूमती हुई जाए, सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट है वो घूमता हुआ जाए, वो रोलिंग मोशन। एक है स्लाइडिंग मोशन, जिसमें स्लाइड रगड़ खाते हुए जा रहा है। जैसे कि ये देखिए, आपको एक कॉपी ये नज़र आ रही है और दूसरी कॉपी मैंने इसके ऊपर ये रख दी है, तो ये अब इसमें ऐसे, ये ऐसे स्लाइड हो रही है, मतलब फिसल रही है, फिसलने वाली मोशन। देखिए इस तरीके से हो रही फिसल, देखो। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा ये नीचे गिर गई। ये नीचे क्यों गिरी? ये नीचे गिरी स्लाइडिंग मोशन की वजह से। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूँ इस मार्कर का। ये मार्कर कैसे गया है? ये रोलिंग मोशन से गया है। ठीक है, लेकिन अगर ये मैं इसको कहूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, अब ये ऑब्जेक्ट गिर ही नहीं रहा इस पर, तो क्या वो आगे गया? नहीं गया। ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, तो जहाँ मूवमेंट हो वहाँ तो है जहाँ मूवमेंट हो वहाँ तो है काइनेटिक फ्रिक्शन, जहाँ बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो वो स्टैटिक फ्रिक्शन। और मूवमेंट कितने टाइप हो सकती है? या तो कोई कोई चीज़ गोल 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 घूम के जाएगी, अर्थात वो रोलिंग होकर के जाएगी, वो रोलिंग मोशन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन। और जो चीज़ ऐसे रगड़ करके जाए वो क्या हो जाएगी? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इतनी बात समझ में आई? तो ये अपना हुआ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म होने के बाद में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपको नाम से पता लग रहा है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उन दोनों का आपस में संबंध अर्थात कॉन्टैक्ट नहीं होता, अर्थात वो एक दूसरे से अलग होती हैं। मतलब अलग होते हुए, दूर होते हुए भी वो एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती हैं, फोर्स डालती हैं। इसलिए तो इसको कहा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब फोर्स तो लग रहा है लेकिन दोनों एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रही है, लेकिन उन दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, दोनों दूर दूर हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल आपको तुरंत याद आना चाहिए मैग्नेट का, चुंबक का। देखो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आपको क्लियर है। द फोर्स विच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट कमिंग फिजिकली इन कॉन्टैक्ट। कि फोर्स तो लग रहा है लेकिन फिजिकली दोनों कॉन्टैक्ट में वो नहीं है, बिना कॉन्टैक्ट में, विदाउट कमिंग, बिना आए, किसके? फिजिकली इन कॉन्टैक्ट, दोनों साथ में आए बिना, अर्थात दूर से ही फोर्स लग रहा है, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दो तीन फोर्स इसके अंदर हमें पढ़ने। एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, चुंबक का जो बल होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एक अपना ग्रेविटेशन फोर्स। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या है? मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर रिपल्शन भी कह सकते हैं। कि चुंबक में हम जानते हैं चुंबक के अंदर भी एक ऐसा बल लगाने की एक क्षमता होती है, बल लगाने के गुण होता है, अर्थात चुंबक के अंदर भी अपने आप में एक क्षमता है। ठीक है, तो अब चुंबक को हम ही जानते हैं कि हमें ये बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कोई चुंबक जो होगी उस चुंबक के दो पोल्स होते हैं। कितने पोल्स होते हैं? दो। दो उसके ध्रुव होंगे, दो पोल्स। एक पोल होता है नॉर्थ पोल, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। एक पोल तो होता है उत्तरी पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। और एक पोल होता है साउथ पोल, इसको हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये एन पोल और ये एस पोल। ये देखिए दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और दूसरा साउथ पोल। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मैग्नेट हो, हर एक मैग्नेट के अंदर दो पोल आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये मार्कर नजर आ रहा है, तो ये ब्लैक वाले को हम मान लेते हैं नॉर्थ पोल और इसको हम मान लेते हैं साउथ पोल। जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो कैसा है? नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। तो एन पोल एस पोल, एन पोल एस पोल। ठीक है, देखो लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, जब कोई दो चुंबक हैं, ठीक है, और कोई दो चुंबक हैं और दो चुंबक में क्या है, जिनकी सेम जो हैं लाइक पोल्स पास में आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करो जो मैंने पहली बार लिखी है। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट, कोई दो मैग्नेट हैं और उन दो मैग्नेट के लाइक पोल। लाइक पोल का मतलब होता है सेम पोल, अर्थात सेम पोल, दोनों पोल एक जैसे हैं।
तो जब सेम पोल आपस में आते हैं पास में, जैसे कि ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नंबर 1 वाली चुंबक और ये नंबर 2 वाली चुंबक, ठीक है। तो इन दोनों की लाइक पोल हम पास में ला रहे हैं, लाइक मतलब सेम पोल, अर्थात ये एस पोल, ये एस पोल, ठीक है, इसको ऐसे मानो। तो जब एस पोल और एस पोल आपस में हम साथ लाने का प्रयास करेंगे, ये मार्कर नज़र आ रहा है, ये मार्कर, एक मार्कर, ये जो ऊपर इसका जो ब्लैक वाला पोर्शन है, ब्लैक वाली जो कैप है, ये कैप यहाँ देखिए, ये वाली कैप, इसको हम मान लेते हैं एन पोल, नीचे वाला एस पोल, ये एन पोल, ये एस पोल। जब हम इनको ऐसे पास में लेके आते हैं, ऐसे पास में, तो देखो दोनों सेम पोल हैं, दोनों सेम पोल पास में आ रहे हैं, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। तो ये क्या है, जैसे हम पास में लेकर आते हैं, ये एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करते हैं, रिपल्शन होता है। रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, दूर भागना। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम पकड़ के जबरदस्ती इनको पास में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दूर भाग रहे हैं ऐसे, ठीक है। हम फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं, ये दूर भाग रहे हैं। दूर क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि जब भी किसी चुंबक के, ठीक है, जब किन्हीं दो चुंबकों के हम सेम पोल को, सेम पोल अर्थात ये भी एन पोल और ये वाला भी एन पोल, तो इसका भी ये एन वाला पोल, ये वाला पोल, ये वाला, और इसका भी ये वाला पोल एन पोल, जब दोनों को हम साथ लाने का प्रयास करें तो इनमें क्या होता है, रिपल्सन, ये दूर भागने का प्रयास करते हैं। सेम पोल होंगे तो दूर भागेंगे, अगर अलग अलग पोल हो जाएं, देखो ये ब्लैक वाला, ये व्हाइट वाला, तो क्या होंगे, ये नज़दीक आने का प्रयास करेंगे, अर्थात अट्रैक्शन होगा। यही तो बात मैंने लिखी है यहाँ। लाइक पोल्स, जब सेम पोल हम पास में लाते हैं दो मैग्नेट, तो उससे क्या होता है, रिपल्सन अर्थात प्रतिकर्षण। ये देखो हम ऐसे लाने का प्रयास कर रहे हैं इसमें, ठीक है, ऐसे हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी एस पोल, ये भी एस पोल, तो इससे क्या हो रहा है, ये मैंने एरो का मार्क इस तरफ किया है, तो ये दोनों ऐसे भागने का प्रयास करेंगे दूर, इस तरफ ऐसे। लेकिन जब हम अनलाइक पोल अर्थात अपोजिट पोल को लाते हैं पास में, तो ये वाला ऐसे रख देते हैं, इस वाले को ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इसका ये एस हो गया और उसका एस ये हो गया, नज़र आ रहा है आपको। तो जब हम लाते हैं तो वो दोनों पास आते हैं, देखो एरो का मार्क दोनों पास आ रहे हैं ऐसे, तो उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। ये होता है आपका मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आ गई? ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, दूर से ही चुंबक इसके ऊपर वो कर रही है। ये जैसे पोल सेम है, दूर से इसको दूर भगा रही है, ये पास मारे दूर से इसको पास बुला रही है ऐसे, ठीक है। ये होती है मैग्नेटिक फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में अब हम अगले फोर्स की तरफ मूव करने वाले हैं। अगले फोर्स की हम बात करेंगे जो आपको नज़र आ रहा होगा सामने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक भी जानना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आखिर है क्या। देखिए, जो कोई भी पदार्थ है, कोई भी जो चीज़ है इस दुनिया में, हर एक चीज़ एटम से मिलकर के बनी हुई है। आप भली भांति ये बात जानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बनी हुई है एटम से, ठीक है, आप भी जानते हो, कोई भी चीज़, ठीक है। और इस एटम में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन कैसा होता है, जीरो चार्ज, अर्थात वो न्यूट्रल होता है, ना उस पर नेगेटिव होगा ना उस पर पॉजिटिव होगा। और क्या होता है एक्चुअल में, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ई लिखा है मैंने और यहाँ माइनस लिखा है। माइनस क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और इसमें होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर है और नेगेटिव चार्ज जो है बाहर है। इसका मतलब सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं इस न्यूक्लियस, किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। ये ऐसे चारों तरफ चक्कर काटते हैं, इसकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग इसकी क्लासें होती हैं। ये नेगेटिव चार्ज जो है, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर काटता है इस तरीके से। अब जितनी दूर नेगेटिव चार्ज होगा, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तभी तो बैलेंस बना हुआ है, तभी तो प्लस माइनस को कैंसिल करके मामला बैलेंस स्थिति में है, ठीक है। तो प्लस ने क्या किया हुआ है, इस नेगेटिव चार्ज को कैप्चर किया हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन जैसे जैसे इनकी क्लास और आगे बढ़ेंगी और अलग अलग जो इनकी रिवॉल्यूशन जो होगा, जो चारों ओर चक्कर काटते हैं, अलग अलग जब बढ़ेगा तो उसमें हर जगह माइनस चार्ज। अब आप मुझे बताओ, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है और एक नेगेटिव चार्ज इस पे है, तो पॉजिटिव चार्ज तो अंदर है केवल, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो ग्रिप है, जो पकड़ है, वो मजबूत किस पे होगी, जो पॉजिटिव चार्ज के पास वाले जो नेगेटिव चार्ज हैं उन पे। तो ये नेगेटिव चार्ज तो बहुत दूर हो गया, इसका मतलब ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर जा सकता है, क्योंकि इस पे इस प्लस वाले चार्ज की पकड़ इस वाले पे कम है। बात समझने की है, ठीक है।
इसकी जो ग्रिप है, इसकी जो पकड़ है, वो इस चार्ज पे, दूर वाले जो चार्ज है इस नेगेटिव चार्ज पे थोड़ी कम है। ठीक है, मैं आपको चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले चार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है, अब ये बैलेंस स्थिति में है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रिकली चार्ज है। इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज वाला कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। अब इसमें क्या होता है, ये चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, इसके पास मान के चलो ये किसी एक वस्तु का एटम है और इस हर एक वस्तु एटम से मिलकर बनी हुई है और इस एटम का ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे के पास चला जाए, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मान के चलो ऐसा मानो आप कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये चला गया बाहर जाने से क्या हुआ, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो हो गया ज़्यादा और नेगेटिव चार्ज हो गए कम क्यों हो गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। वो कैसे गया है मैं समझाऊंगा आपको। इसका मतलब अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हैं, तो ये जो एटम है, ये एटम कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने न्यूट्रॉन कहीं और से कैप्चर किया होता, बाहर से अगर न्यूट्रॉन इसके पास में आता है, न्यूट्रॉन के बाहर से आने की वजह से क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता, अब नेगेटिव कम हुआ है तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है किसी भी चीज़ पे। अब देखिए क्या होता है, आपने बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ, जो कि बचपन में आप सभी लोगों ने ज़रूर किया होगा। आप एक कंघा लीजिए, कंघा जो कॉम्ब होता है, उसको आप ड्राई हेयर पे इस तरीके से आप रब करते हैं, रगड़ते हैं। रब करने से क्या होगा, और छोटे छोटे आप टुकड़े ले लीजिए कागज़ के, जैसे जैसे आप छोटे छोटे टुकड़े के पास में ये रब किया हुआ मार्कर या कोई कंघा उसको लेके जाओगे, तो उससे क्या होगा, उसमें मूवमेंट होगी, वो कागज़ के जो टुकड़े हैं वो उस कॉम्ब से, उस कंघी से चिपक जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आखिर क्या वजह हुई, वजह ये हुई कि जो इलेक्ट्रॉन, हमारे बालों से इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ गए, कहाँ आए, जो बालों में रगड़ने से जो कंघे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब चार्ज उत्पन्न हो गया तो वो क्या काम करेगा, वो चार्ज बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वो जो चार्ज आया है वो किसी दूसरे एटम के, जो उसके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ, मान लीजिए उसके बाद पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ऐसा मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कोशिश करेगा किसी नेगेटिव चार्ज को लेने के लिए, क्योंकि प्लस हमेशा कहाँ आकर्षित होगा, माइनस की तरफ। तो अब ये प्लस चार्ज, अब ऐसा मान लीजिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ इस कंघे के ऊपर, ठीक है, प्लस चार्ज कैसे डेवलप हुआ मैंने बताया आपको, रगड़ने से इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर हो गए। ठीक है, और अब ये प्लस चार्ज और जो इनके ऊपर जो माइनस चार्ज है पेपर के टुकड़ों पे, उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये इनकी तरफ जाने की कोशिश करेगा, तभी इनमें मूवमेंट हुई। कहने का मतलब इनमें चार्ज डेवलप हो गया, एक आवेश आ गया इसमें। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको, चार्ज कैसे आता है, ये कहानी समझ में आई। अब देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे हमने मैग्नेट के अंदर पढ़ा था कि भाई अगर सेम पोल होंगे, मैग्नेट में हमने पढ़ा था कि अगर सेम पोल हम पास लाते हैं तो उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, और जब अपोजिट पोल आते हैं, जब अपोजिट पोल को हम पास में लाते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें अट्रैक्शन होता है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ है, जब हम सेम चार्ज अर्थात हम प्लस चार्ज को प्लस चार्ज के पास लेके आते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, ये चार्ज आपस में दूर जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब प्लस चार्ज को माइनस चार्ज, अपोजिट हो गए ना अलग अलग, तो इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होगा, इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन होता है इनमें। ठीक है, तो सेम वही मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ लगाना है। हमें पता है किसी भी एटम के अंदर दो प्रकार का चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रिक, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। चार्ज दो टाइप के हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है, जब हम कंघे को रब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन जो फोर्स होता है, ऐसे करने से फ्रिक्शन से क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है। कहने का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा, उससे चार्ज डेवलप हो जाएगा उस पर। ठीक है, अब ये टर्म आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो मैं इस टर्म का मीनिंग आपको बताता हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जिसमें स्टेशनरी अवस्था में हो, जो चार्ज हैं वो रुके हुए हों, वो कोई यहाँ वहाँ नहीं भागते हों, वो एक जगह रुके हुए हों, वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्जेक्ट है। आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक ऑब्जेक्ट
जो कि स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसमें कि चार्ज पहले से ही मौजूद है लेकिन वो स्टेशनरी अवस्था में है, वो मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो रुकी हुई अवस्था में है। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेशनरी अवस्था में है, स्टेशनरी फेज के अंदर है, रुके हुए हैं वहाँ चार्ज। ठीक है, अब वही इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स एग्जर्ट होता है, एक फोर्स, एक बल लगाने की कोशिश करता है जो कि बिना कॉन्टैक्ट के ही होता है, इसलिए तो नॉन कॉन्टैक्ट की श्रेणी में हमने इसको रखा है। इसमें क्या होता है? फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट में ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, इस पे प्लस माइनस वगैरह सारे इसके पास में चार्ज है, लेकिन वो एक नॉर्मल अवस्था में है। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे हुआ? क्योंकि हमने इसको फ्रिक्शन किया, हमने ऐसे ही रगड़ा, तो इस पे क्या है? चार्ज डेवलप हो गया। चार्ज डेवलप होने से क्या करेगा? अब ये डेवलप हुआ चार्ज अन्य किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे, ध्यान से सुनना, ये तो चार्ज है और ये वाला कैसा है? अनचार्ज। तो ये वाला चार्ज ऑब्जेक्ट अपने चार्ज की वजह से इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बल लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, दूर से ही इसको इस तरीके से धकेलने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके पास में चार्ज है और इसके पास में चार्ज नहीं है। तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगाएगा बिना किसी कांटेक्ट के, उसको टच नहीं कर रहा, दूर से ही फोर्स लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको हम कहते हैं। ये आप एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हो, आपने खूब किया होगा। हम एक कंघे को लेते हैं, अपने हेयर से ऐसे रगड़ते हैं, फिर कागज के टुकड़े में मूवमेंट होती है, चिपक जाते हैं। क्यों होता है? क्योंकि रब करने से, अर्थात फ्रिक्शन से, ये जो रबिंग लिखी हुई है, इस रब करने का मतलब इसी से ही तो फ्रिक्शन पैदा हुआ है। ठीक है, इससे फ्रिक्शन हुआ और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या हुआ? इस पे चार्ज डेवलप हो गया इस पे, और इस चार्ज ऑब्जेक्ट से, और ये अनचार्ज हैं, तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये क्या है? ये क्या लगाएगा? फोर्स। और इस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे? इस फोर्स को ही हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आ गई? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में एक लास्ट में जो फोर्स बचा हुआ है वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? जब ऊपर से हम किसी चीज़, जैसे इस मार्कर को मैं ऊपर से छोड़ता हूँ तो ये मार्कर नीचे आता है, तो इसको पृथ्वी ने अपनी तरफ खींचा है, अर्थ ने इसको अपनी तरफ किसी फोर्स की वजह से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो वो एक गुरुत्वाकर्षण बल है अर्थ का। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप इसके बेसिक समझाऊंगा आपको। अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल थिंग्स टुवर्ड इट। अर्थ अर्थात जो पृथ्वी है वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींचती है। थ्रू एन अनसीन फोर्स, एक अदृश्य फोर्स, एक ऐसा बल जो दिखाई नहीं देता, वो बल हमें दिखाई नहीं देता, बस हम महसूस करते हैं उसको। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। कहने का तात्पर्य ये हुआ, हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो एक ऐसा बल है जिसमें पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अपनी तरफ खींचती है, और उस अदृश्य बल को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बात समझ में आ गई? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको जो लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = mg। ठीक है, F = mg। ये F क्या है? F का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, m का मतलब कोई भी मास, मास का मतलब जो वजन है। ठीक है भाई, जब ऊपर से इस मार्कर को मैं छोड़ रहा हूं तो इसमें कुछ ना कुछ वजन तो होगा, उस वजन की वजह से ही तो ये नीचे गिरेगा, उस वजन की वजह से ही तो अर्थ जो है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये शब्द आपके लिए नया हो गया। एक्सेलरेशन मतलब जिस स्पीड से वो आ रहा है उसमें बदलाव होना। ठीक है, और ये जो इसकी जो वैल्यू है वो 9.1 मीटर पर सेकंड होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, F = mg होता है। बस ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। F का मतलब फोर्स, m का मतलब मास, मास मतलब जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रही है उसका कोई ना कोई मास होगा, कोई वजन होगा उसका निश्चित। g अर्थात ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो हो गया।
यहाँ से कोई चीज़ गिर रही है एक हाइट से, ये कोई निश्चित हाइट हो सकती है, और इस हाइट जब कोई चीज़ गिरती है तो वो अर्थ पे आती है, तो ये क्या है, अर्थ की सरफेस है, और जो फोर्स जो लग रहा है नीचे की तरफ उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है एक निश्चित कक्षा के अंदर, एक निश्चित उसका रास्ता है, उस पैटर्न में वो चक्कर लगाती है ऐसे ऐसे करके। तो वो भी क्यों लगा रही है, वो भी ग्रेविटेशन की वजह से लगा रही है। मान लीजिए ये आपका सन है, ये अर्थ है हमारी, और ये अर्थ ऐसे ऐसे इसको एक इलिप्टिकल उसमें वे में ऐसे चक्कर लगाती है। तो ये जो चक्कर लग रही है, और ये जो सूरज है वो पृथ्वी को एक निश्चित दिशा में जो है घुमा रहा है, यूं कहें तो जो इसको होल्ड किए हुए है कि भाई पृथ्वी जो है एक निश्चित उसी कक्षा के अंदर, उसी ऑर्बिट के अंदर जो घूम रही है गोल 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 गोल, वो क्यों घूम रही है, कोई बल उसके ऊपर काम कर रहा है, तो वो बल ग्रेविटेशन फोर्स है। तो फोर्स हमने पढ़ा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने मस्कुलर फोर्स के बारे में बात की, फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात की। उसके बाद हम लोगों ने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में 3 टाइप के फोर्स पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, मैग्नेटिक फोर्स हुआ, और लास्ट वन जो बच गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद में अब अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं यहाँ से, थ्रस्ट। ये थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट है फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, कि हम परपेंडिकुलर किसी पे वो करें। आप कहोगे तो फोर्स ही हुआ, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा अंतर है, मैं बताता हूँ। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे धक्का मार रहा हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे धक्का मारा इसको, पास में भाई, तो इस पे फोर्स लग रहा है, सिंपल फोर्स है। अगर मैं परपेंडिकुलर इस तरीके से, जैसे हथौड़े से कील गाड़ते हैं ना, ठीक है, मान लीजिए ये ऐसे ये रखा हुआ है, और आप ऐसे मानो ये हथौड़ा अपने पास में है, और हम इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे हम इसको ऐसे गाड़ते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये कील जो है बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर गड़ रही है इसके अंदर। तो अब प्रेशर किस पे लग रहा है? इस पे लग रहा है, और इस कील पे लग रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, इस तरीके से, इस तरीके से। मेरी बात समझ में आई आपको? देखिए, तो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे, इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट है ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, उस फोर्स को परपेंडिकुलरली, स्पेशल आपको ध्यान देना है, उस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट। यहां देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, और इस पे बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल ऑब्जेक्ट बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है इस सरफेस पे। तो बिल्कुल फोर्स ही तो हुआ ये, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन, एंड बिल्कुल सेम जैसे फोर्स है, बस हमने परपेंडिकुलर इस पे बल दिया है, जोर लगाया है, ठीक है। बल को हम किसी डायरेक्शन में किसी तरीके से किसको हम खींच सकते हैं, तो जरूर थोड़ी परपेंडिकुलरली खींचेंगे, लेकिन जब परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो भी परपेंडिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपली भाषा में थ्रस्ट बोलेंगे उसको। बात समझ में आ गई? थ्रस्ट के बाद में आगे मूव करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर क्या होता है। अब अगर यही थ्रस्ट मैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाऊं, मैंने एरिया चूज कर लिया कि इतने एरिया पे लगाना है मुझे, जैसे कि ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के इतने इतने हिस्से पे मुझे लगाना है, इतने इतने हिस्से पे मैंने एरिया डिसाइड कर लिया। जहाँ ये लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, साउंड लिखा हुआ है, ये इस एरिया पे, तो एरिया फिक्स हो गया। अब इस एरिया पे मैं अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर से ऐसे जोर दे रहा हूँ, तो मेरे पास एरिया भी फिक्स है, मैंने पहले मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने पहले इसमें नाप लिया है कि इतना एरिया है, एरिया फिक्स हो गया। अब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, कितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उस पर, तो उस जो फोर्स मैं ऊपर से अप्लाई कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर एरिया पे, इसी को बोलते हैं क्या? प्रेशर। जैसे ये बॉक्स है, इसका एरिया मान लीजिए ये इसकी लंबाई मान लीजिए 10 है, चौड़ाई इसकी 15 है, ठीक है। तो ये आपको रेक्टेंगल शेप में नजर आ रहा है, ये 10 चौड़ाई, लंबाई इसकी जो है 15, तो 15 गुणा में 10 करो, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं ऐसे बल लगा रहा हूँ, इस तरीके से, ऐसे मैंने इस पर बल लगाया है, ठीक है। देखो ऐसे मैंने इस पर बल लगाया है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर बल लगा रहे हैं। तो एरिया फिक्स है, जब एक फिक्स एरिया में हम बल लगाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। यही तो प्रेशर है, ठीक है। डेफिनेशन देखो और आसानी समझ में आएगा। इट इज द फोर्स, यहां बल की बात हो रही है, एक्टिंग ऑन ए यूनिट्स एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यूनिट एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया हमने डिसाइड कर लिया, भाई इतना एरिया है, एक इकाई क्षेत्रफल में, ठीक है, हम लोगों ने बल लगाया है, उसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो ये प्रेशर है, सॉरी प्रेशर, दाब, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? दाब कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है इसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे, और इसका
क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे, इस एरिया पे हम इतना बल दे रहे हैं, तो फोर्स को F से लिख दिया, एरिया को हमने A से लिख दिया। तो क्या बना फॉर्मूला अपने पास में, P बराबर F अपॉन में A, कि इस पर्टिकुलर एरिया में हमने इतना फोर्स लगाया है, तो इसका जो गुणा भाग जो आया है उसको हम प्रेशर बोलते हैं, दाब बोलते हैं। अब बात करते हैं जी इसकी यूनिट कैसे निकालें हम लोग। यूनिट देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या है, P बराबर में F अपॉन में A। तो P का मतलब क्या है, प्रेशर, F को किस में मापते हैं, न्यूटन में। ध्यान करो, यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, अब यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन में। और एरिया को किस में मापते हैं, एरिया को हम मापते हैं मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ऐसे तो मापते हैं भाई। मान के चलो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये आयताकार कोई चीज़ है, तो एरिया कैसे मापेंगे, इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ इसकी B है, तो मान लीजिए इसकी भी कुछ ना कुछ मीटर में होगी और ये भी कुछ ना कुछ मीटर में होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये रेक्टेंगल शेप है, तो रेक्टेंगल का जब एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, L इंटू बी। तो L कुछ भी है लेकिन है तो मीटर में मापने के लिए, और चौड़ाई भी किस में है, मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर की स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया, है ना। मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हमने मीटर स्क्वायर लिखा है ना, तो मीटर स्क्वायर हो गया आपका। अब देखो मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, जब ये मीटर स्क्वायर बटे में नीचे लिखा हुआ है और अगर हमें इसको ऊपर लेके जाना है तो इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से समझो, जैसे कि ये लिखा हुआ है 1/1000, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10⁻3, ठीक है भाई। और इसको मैं अब ऊपर ले जाना चाहूँ इस पावर को ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, 1 गुणा में 10 की पावर जो 3 है वो 10 की पावर -3 हो जाएगी। अब ये बात ध्यान रखना है, ये पावर अगर बटे में है नीचे तो ऊपर जब जाएगी तो -3 हो जाएगी, माइनस में होगी, कुछ नहीं करना बस। तो इसको P बराबर न्यूटन तो मैंने लिखा है, और इस मीटर स्क्वायर को मैं अगर ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, माइनस में पावर हो जाएगी। ये इसका फॉर्मूला आ गया, किसका, प्रेशर का। इसकी यूनिट, प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक ब्लेज पास्कल नाम के साइंटिस्ट थे, वो भी प्रेशर के रिगार्डिंग कुछ खोज छानबीन कर रहे थे, तो उन्होंने इसको कहा कि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था फोर्स वगैरह के एरिया में। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपना नाम दे दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो आ रहा है इसको मैं बोलूँगा पास्कल। तो अब प्रेशर की यूनिट क्या है, पास्कल। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या है, पास्कल, और पास्कल क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। माइनस में क्यों 2 है, मैंने आपको समझा दिया, ये क्लियर है बात। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्मूला जब आपने देखा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो एक बार, हमें पता है P बराबर F अपॉन में A लिखा हुआ है। आपसे कोई फोर्स अगर निकलवाए तो आप फोर्स निकाल सकते हो। यहाँ अगर बटे में 1 कर दें, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू P इंटू में A, यानी कि फोर्स का फॉर्मूला ये हो सकता है, प्रेशर की एरिया से मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपका फोर्स निकल सकता है। अब देखो फॉर्मूला अपने पास में बेसिकली ये था, P इज इक्वल टू F अपॉन में A। तो A क्या है, बटे में है, अर्थात नीचे है। तो जितना हम एरिया बढ़ाएंगे, एरिया जितना बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर उतना ही कम लगेगा। इसका मतलब उल्टा है, उल्टा है, एरिया बढ़ा रहे तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ा रहे तो एरिया कम होना चाहिए, ठीक है। देखो आप देखते हो कि चाकू है, ठीक है, चाकू देखे सभी लोगों ने, चाकू जो होता है उसको घिसते हैं, उसकी धार लगवाते हैं ताकि वो बिल्कुल पैना हो जाए। जो चाकू बिल्कुल शार्प हो जाएगा तो उससे सब्जी आसानी से कटेगी, प्रेशर ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसका एरिया कम हो गया। जो चाकू की जो ऐसी सुई है, ठीक है, जो सिरिंज हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो सुई लगवाते हैं डॉक्टर से, तो वो सुई का जो बिल्कुल लास्ट वाला जो टिप पॉइंट होता है बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल पतला बनाते हैं उसको, क्यों, ताकि क्या हो, एरिया हम बहुत कम करते हैं, बिल्कुल नुकीला कर देते हैं आगे से, बिल्कुल छोटा,
क्यों? जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर आसानी से लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो आसानी से हमारी स्किन के अंदर, हमारे जो मसल्स में है या फिर हमारी नसों में आसानी से वो जो निडल है वो प्रिक हो जाती है आराम से। ठीक है, बैग टाँगते हो आप इस तरीके से, बैग की बद्दी जो होती है यहाँ से पकड़ने वाली जो स्ट्रिप होती है, वो बैग की जितनी वो चौड़ी होती है बैग टाँगने वाली, है ना, चौड़ी होती, तो उससे क्या होता है, वो हमें हमारे कंधों में यहाँ वो दर्द नहीं होता उससे। ठीक है, अगर आप ऐसे ही बैग को आप बिल्कुल पतली सी रस्सी लेकर के आप टाँकोगे, पीछे वजन टाँकोगे, तो उससे हो सकता है आपके यहाँ से आप जो है आपके घाव हो जाए यहाँ से। तो इसलिए बैग की, क्योंकि एरिया ज़्यादा कर रहे हैं ताकि प्रेशर कम हो, प्रेशर कम लगेगा तो हमें कंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम दैनिक जीवन में प्रेशर जो है उसकी क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। और एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ट्रक देखा है आपने? ट्रक के टायर बड़े चौड़े चौड़े होते हैं और कई कई टायर होते हैं जो बहुत सारा वजन ढोते हैं, रोड़ी, क्रैशर, बजरी, ईंटें वगैरह जो ढोने वाले, जो जो हैवी सामान जो ढोते हैं ट्रक, उनके टायर बड़े चौड़े चौड़े होते हैं। ठीक है, चौड़े टायर होने का क्या फ़ायदा हुआ? उसमें हमने बाइक जैसे पतले टायर क्यों नहीं लगाए? बात जानने वाली है। इसलिए नहीं लगाए, टायर जितने चौड़े हैं इसका मतलब एरिया हमने बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ा दिया तो उससे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो गया, कम। देखो, जितना एरिया बढ़ेगा प्रेशर उतना ही कम होगा, तो प्रेशर कम लग रहा है। ठीक है, प्रेशर कम लग रहा है तो क्या है, आसानी से वो चीज़ मूव हो पा रही है, वो धंस नहीं रही ज़मीन में। पास में आई? ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, मैंने आपको निडल का एग्जाम्पल दिया जो सुई लगती है, मैंने चाकू का एग्जाम्पल आपको दिया, मैंने बैग वाला एग्जाम्पल आपको दिया। तो ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो दैनिक जीवन में हम लोग यूज़ करते हैं सारे।